हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज का वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर होने वाला है। हम देखने वाले हैं कि कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ नहीं बैठता। तो बेसिकली ये रीजनिंग का जो वीडियो है, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बाद लाने का जो मेरा मकसद था मेन, वो ये है कि कई सारे कंसेप्ट ऐसे जो हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब अक्सर लोगों का जो एक मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि रैंकिंग और सीटिंग ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी आपको इसी के साथ पहले स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वरना ये वीडियोस आप तक कैसे पहुंचेंगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग अरेंजमेंट में मैं डिफरेंस बता दूं आपको कि सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसमें हमारा जो फोकस होता है वो मेनली रैंक पर ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको रैंक नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी उतना फोकस रैंक पर नहीं रहेगा। जबकि रैंकिंग अरेंजमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे या जो भी चीज़ें आप देखेंगे, वो मोस्टली जो होगा उसमें रैंक पर ही डील कर रहे होंगे। अब रैंक क्या होता है, अगर मैं एक बार आपको जल्दी से बताना चाहूँ तो रैंक का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया एक पर्टिकुलर रो है, उसमें ए है, वो लेफ्ट से 12th पोजीशन पे है, तो ये 12th उसकी रैंक हो गई। तो ये हमने रैंकिंग अरेंजमेंट में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, इससे जस्ट पहले वाला ही वीडियो है वो। अच्छा, तो सीटिंग अरेंजमेंट में फिर हम क्या कर रहे होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में भी हमें रैंक मिल रही होगी, मतलब बताया जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, लेकिन बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो इस पर होंगे, लेफ्ट राइट में हमें खेलना आना चाहिए यहाँ पर। और भी कई सारे अरेंजमेंट होते हैं। तो बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट में हम क्या कर रहे होंगे, हम सीटिंग कर रहे होंगे कंडीशंस के हिसाब से। मतलब हमें कुछ कंडीशंस दी जाएंगी कि ये इसके साथ 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी के साथ नहीं बैठ रहा है, ए सी के लेफ्ट में बैठ रहा है, सी डी के राइट में बैठ रहा है। तो ये सब कंडीशंस रहेंगी। उन कंडीशंस को मिला के हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ आंसर्स, कुछ रिजल्ट्स निकालने होंगे और उन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट का जो मतलब था। अब चलिए सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि कौन कौन से अरेंजमेंट हमको मिल सकते हैं। तो बहुत सारे अरेंजमेंट मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली जितने अरेंजमेंट हमने देखने को मिले हैं क्वेश्चन में, वो सर्कुलर होता है। मतलब आपसे कह सकता है कि एक गोलाकार मेज है या फिर एक सर्कुलर मेज है, उसके चारों तरफ जो है लोग बैठे हुए हैं। अब दो चीज़ हो सकती है यहाँ पर, अभी मैं आपको बताऊंगा। फेसिंग, ये जरूर क्वेश्चन में मेंशन होता है, अभी मैं जस्ट बताऊंगा आपको, पहले हम ये समझ लेते हैं। स्क्वायर मतलब वर्गाकार मेज भी आपको बोल सकता है कि एक वर्गाकार टेबल है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। या फिर रेक्टेंगुलर आपको बोल सकता है। ठीक है, तो समझना हमें ये है यहाँ पर कि अब देखिए कैसे बोलेगा। यहाँ पर फेसिंग का मतलब दो चीज होती है, एक होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। मतलब इनवर्ड का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग इस अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, उन्होंने या तो अंदर की तरफ फेस कर रखा है। अंदर मतलब कहाँ, सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। केंद्र क्या है इसका, देखिए इसका केंद्र जो है ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। तो केंद्र की तरफ फेस कर रखा है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ फेस कर रखा है। तो इन दो में से कोई एक चीज जरूर गिवन रहेगी आपको कि फेस अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ। जब भी फेस अंदर की तरफ होगा तो हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। अब 4 लोग भी बैठ सकते हैं, ठीक है, 8 लोग भी बैठ सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमसे बोल दिया कि आउटवर्ड फेस करके बैठे हैं तो कैसे बोलेंगे, तो आउटवर्ड इस तरह से फेस करके बैठे हैं। ये इनवर्ड हो गया, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। फिर देखिए ये फिर आउटवर्ड हो गया, मतलब बाहर की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर भी ये इनवर्ड हो गया, ये इनवर्ड हो गया, ये इनवर्ड हो गया। तो आप इनवर्ड आउटवर्ड जरूर समझ गए होंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या सिर्फ यही अरेंजमेंट हो सकता है। नहीं, अब यहाँ हम समझते हैं। देखिए अरेंजमेंट आपका लीनियर भी हो सकता है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। लीनियर मतलब एक ऐसी लाइन में आपको बता देगा कि एक रो में, या फिर एक रो में मतलब एक पंक्ति में, या फिर एक क्यू में लोग खड़े हैं। तो बताइए ए बी के लेफ्ट में है, सी बी के लेफ्ट में, इस तरह से आपको बोलेगा, फिर आपको अरेंजमेंट बनाना होगा। अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे अरेंजमेंट हमें मिलेंगे। तो लीनियर भी हो सकता है। अच्छा, इन सबसे हट के अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, अगर हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं तो। अगर हमें सारी बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं
तो क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन लीनियर हो या स्क्वायर हो, इन्हीं सब पे आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपसे कह देगा पेंटागन, तो पेंटागन क्या होता है इसका हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। या आपसे मान लीजिए उसने कह दिया पेंटागन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके 5 फेस हों। अच्छा, इसकी जगह आपसे हेक्सागन बोल दिया, आपसे उसने ऑक्टागन बोल दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी शेप आपको दे सकता है, आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। अब हेक्सागन मतलब क्या, 6 फेसेस। वैसे ही ऑक्टागन का मतलब क्या है, 8 फेसेस ना। तो इस तरह से आपको जो है दे सकता है, तो आपको उतना पता होना चाहिए। ठीक, तो इसके भी चारों तरफ लोग बैठ सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा इनवर्ड और आउटवर्ड का, मतलब अंदर और बाहर का। अगर उसने बोला कि अंदर की तरफ लोग फेस करके बैठे हैं तो इस तरह से हम बनाएंगे, अगर उसने बोला बाहर की तरफ तो इस तरह बनाएंगे। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बाकी फिगर्स हमें ध्यान रखने होंगे। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है। टर्मिनोलॉजी मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज किया हुआ है, और उन वर्ड से क्वेश्चन कैसे हम आंसर की तरफ पहुंचेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या चीजें करेंगे, सब देखते हैं। चलिए सबसे पहला तो हमें जो कंसेप्ट समझने हैं सबसे पहले वो है लेफ्ट राइट का, डायरेक्शन का, फेसिंग का, कंसेप्ट का। तो फेसिंग तो हमने अभी कवर कर लिया। दो होते हैं इसमें, एक होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड, ये हमने देख लिया। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो केंद्र की तरफ या सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं, और आउटवर्ड की तरफ मतलब बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, ये मैंने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्शन से क्या मतलब है उसका। डायरेक्शन में आपसे ये चीज़ कह सकता है कि जैसे अभी हम डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ के आए हैं इसके पहले वीडियोस में, तो हमें ये पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो हमें ये सारी चीज़ें पता हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि बेसिकली आपसे क्या कह सकता है वो, कि एक रो में कई सारे लोग बैठे हैं या 6 लोग बैठे हैं, सब ने फेस अपना पूर्व की तरफ कर रखा है, या मैं कहूँ ईस्ट की तरफ कर रखा है। तो आपको ये समझना होगा कि सब लोग का फेस इस तरफ है। अगर उसने बोला सब एक रो है जिसमें मतलब एक पंक्ति है जिसमें कई लोग बैठे हैं, उन्होंने अपना फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ कर रखा है, तो उसका मतलब क्या है कि सभी लोग यहाँ बैठे हैं और सबका फेस किधर है, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है। तो ये चीज़ हमको समझनी है। ऐसे ही वो यहाँ पश्चिम के लिए, दक्षिण के लिए, ये सब के लिए कह सकता है, तो ये चीज़ समझनी थी। डायरेक्शन भी हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद लेफ्ट राइट का कंसेप्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो क्वेश्चन आपका कभी नहीं बनने वाला है। इसमें समझना क्या है हमें लेफ्ट और राइट में, चलिए समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, फिर वो चाहे सर्कुलर हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे कोई भी फिगर हो, लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कहा कोई एक ए है, मैंने कहा यहाँ कोई ए है, यहाँ कोई बी है। अब देखिए आपसे अगर ये कहा गया कि ए के लेफ्ट में कोई बैठा है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, कैसे समझ में आएगा कि इसका लेफ्ट इसका राइट क्या होता है। ये पता करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो दो तरीके हैं मेरे पास, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे समझ सकते हैं। सबसे पहला तो आप खुद को विजुलाइज कर लीजिए कि आप खुद ही यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप खुद खड़े हैं तो आपका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। एक तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ सूटेबल लगती है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। वरना दूसरा मेथड क्या है, आप अपना हमेशा लेफ्ट हैंड उठाएं, अपना हमेशा लेफ्ट हैंड उठाएं, और लेफ्ट हैंड को यहाँ पर ये अंदर की तरफ अगर फेस किया है तो अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ अगर फेस किया है तो बाहर की तरफ। तो जो भी आपका ये नाखून वाला हिस्सा होगा, जो भी नेल्स वाला पार्ट होगा, वो हमेशा बताएगा कि आपका लेफ्ट पार्ट है ये। और जो भी आपका जो ये पाम वाला पार्ट होगा वो हमेशा बताएगा कि राइट साइड कौन सा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी राइट हैंड का यूज़ मत करिएगा, वरना डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड यहाँ पर रखूँगा तो नेल्स वाला पार्ट किधर है, इस तरफ, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट। और पाम वाला पार्ट किधर है, राइट की तरफ, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा राइट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ यहाँ कोई है, उसका फेस अंदर है, तो कैसे करेंगे हम, तो हम ऐसे करेंगे। यहाँ देखिए ऐसे मैंने हाथ रखा है, तो नीचे की तरफ मेरा नेल्स वाला पार्ट है, तो नीचे की तरफ हो जाएगा लेफ्ट और ऊपर की तरफ हो जाएगा राइट। अच्छा, सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ किसी ने बोली होती तो कि सभी ने फेस नॉर्थ में कर रखा है, यानी कि उत्तर में कर रखा है, तो मैं ऐसे हाथ अपना बायां हाथ रखता, लेफ्ट हैंड। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड रखता तो नेल्स वाला पार्ट मतलब बायां
ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और पाम वाला पार्ट मतलब दायां, ये हो जाएगा हमारा राइट। तो ऐसे ही आप हर जगह कर सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने अपना हाथ ऐसे रखा तो नीचे हो जाएगा लेफ्ट, या फिर मैं कहूँ बायां, और पाम वाला पार्ट हो जाएगा राइट। ऐसे ही मैं यहाँ अगर देखूँ तो यहाँ नाखून वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट। तो ऐसे आप समझ सकते हैं लेफ्ट हैंड। ये नोट्स जरूर बना लीजिएगा, आपको ही आसानी होगी बाद में रिवीजन करने में। तो ये चीज़ हमें समझनी थी। अगर आप लेफ्ट राइट कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं तो समझ लीजिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब चलिए सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी, मतलब क्वेश्चन में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला ये देखिए आप इसको, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये बता दूं, जब भी कॉमा के बाद जो लिखा हो तो हमें अक्सर ये चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए ये लाइन है और हमें ए और बी को इस पर दिखाना है, तो जब भी कॉमा लगाओ तो कॉमा के बाद वाले को हमेशा सबसे पहले लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बी। अब ए बी के बाएं से तीसरा है, मतलब बी के बाएं पे तीसरा है, तो 1 2 3 ये हो गया। ये चीज़ समझनी है हमें, ठीक है, कि अगर कॉमा के बाद जो भी आएगा हिंदी मीडियम वालों को समझना है, वो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे वाले को लिखेंगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी ये थी। दूसरा देखते हैं, दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है यहाँ पर ध्यान से। अब हम समझ रहे हैं हु को, ठीक है। क्वेश्चन में आपको जहां भी हु लिखा मिले, अब वो इंग्लिश के हिसाब से भी पता चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हु लिखा है तो मतलब यही कंसेप्ट लगे। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से अरेंजमेंट है क्वेश्चन का, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो हु का मतलब कुछ और होगा। समझते हैं उसको। सबसे पहले ए बी के बाएं तीसरा है, तो अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ूं तो इतना पढ़ के मुझे ये पता चल रहा है कि बी को हमें पहले ड्रॉ करना है। यानी कि इसको मैं ऐसे बना दूं, और इसको बनाने के बाद यहाँ मैं देखता हूँ कि बी को सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, और फिर मैं ये कहता हूँ ए जो है वो बाएं पे तीसरा है, यानी कि 1 2 3 ये यहाँ है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट हमने पीछे समझा था। आगे देखते हैं, जो सी के बाएं तीसरा है। जैसे ही आपने जो कहीं पर भी देखा या आपने हु कहीं पर भी देखा, ये चीज़ हमेशा याद कर लीजिएगा कि जो या हु कहीं भी लगा हुआ है तो ये सी किस पर्सन के उसमें बात कर रहा है, हमेशा जस्ट पहले जो के यूज हुआ होता है, यानी कि बी के लिए। यानी कि यहाँ पे देखिए, सॉरी ये बी के लिए जो भी सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा भी है, सेट फॉर जस्ट बिफोर हु, जो भी हु के जस्ट पहले, यहाँ देखिए बी है, ये देखिए बी है, तो हु के जस्ट पहले जो भी होगा उसके लिए थर्ड इसकी बात हो रही है। तो अब क्या कह रहा है, तो अगर हम बी को लेके चलें, सी के बाएं तीसरा है कौन, बी। बी जो है, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ सी बना दें ऐसे, तो बी जो है, क्योंकि बी को हमें लेके चलना है, बी सी के बाएं तीसरा है, मतलब तो 1 2 और 3 पे बी है। ये चीज़ थी, इसका मतलब हमें समझना था। कहीं पर भी अगर हु लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि हमें जस्ट पहले वाले को लेना है, यानी कि बी को लेना है। फिर से एक समझते हैं, अगर फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अगर हु में हमें दिक्कत हो गई तो फिर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले ये चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर है, ए बी के बाएं तीसरा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले बी को। मैंने जस्ट बताया था कॉमा के बाद जो भी रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी को। अब ए जो है वो बी के बाएं तीसरा है, यानी कि 1 2 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। तो जब भी हु लिखा रहता है, मैंने आपको बताया जस्ट उसके पहले वाले की बात होती है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात बी की हो रही है, बी की हो रही है। तो यानी कि बी ही है वो जो सी के बाएं पे तीसरा है। तो सी अगर मैं यहाँ बना लूँ तो यानी कि 1 2 3, तो ये अरेंजमेंट होगा टोटल। ये चीज़ हमें समझनी है हु का यूज़। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आपको दे सकता है कि हु पीछे ना लगा के हु आगे लगा दे, पर कंसेप्ट सेम रहेगा हमेशा। हमको बस ये याद रखना है, हु हमेशा जस्ट पहले वाले को ही लेता है, जस्ट बिफोर। चलिए, सबसे पहले इतना तो हमें समझ में ही आ ही रहा है, बी जो ए के बाएं दूसरा है, तो बना लेते हैं इतना पहले। बी जो ए के बाएं दूसरा, मतलब कौन दूसरा है, बी दूसरा है, तो ए पहले यहां लिख देते हैं, ए के बाएं यानी कि 1 2। ए बी जो है वो ए के बाएं दूसरा है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। सी के बाएं तीसरा है, अभी ये किसकी बात कर रहा है, सी। तो मैंने बताया था जहां भी हु लगा होगा उसके जस्ट पहले वाले की बात होगी, यानी कि बी की बात हो रही है। तो बी सी के बाएं तीसरा है, तो सी के बाएं तीसरा है, इसका मतलब सी यहां आ जाएगा। तो सी के बाएं यानी कि लेफ्ट,
1 2 3, तो सी के बाएं तीसरा है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको बस हु इतना अगर आपने याद कर लिया कि हु के जस्ट पहले वाले को हमेशा लेना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एंड की। हु समझ लिया हमने, अब एंड समझते हैं कि एंड जो होगा वो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो हमें उसको कैसा अप्रोच लगाना है, क्या लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसको, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बना लेंगे। तो ए जो है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो आप सबसे पहले बी ही बनाएंगे यहाँ पे, फिर फर्स्ट सेकेंड, तो ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, और सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। और का मतलब हमेशा समझ लीजिए कहीं भी एंड लगा होगा तो सबसे पहले वाले की बात होगी, फर्स्ट पर्सन की बात होगी। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ए की बात हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे समझिए ए बी एंड सी, अगर 3 लोगों की बात हो रही है तो जहां भी एंड या तथा यूज होगा वो हमेशा, सॉरी ये तथा या और अगर मैं कहूँ तो हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात यहाँ पर, यानी कि ए की बात होगी। ये चीज़ हमें समझना है। ठीक है, तो ये पहली लाइन बना ली हमने। अब दूसरी लाइन देखते हैं। एंड सिट सेकेंड राइट ऑफ सी, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है कौन, ए, तो यानी कि सी यहां आएगा और 1 2, ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि एंड जब होगा और हु जब होगा तो हु जस्ट बिफोर वाले को लेता है और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को लेता है, मतलब जो भी सबसे पहला बंदा क्वेश्चन में आया होगा उसको हम लेंगे, और हु जस्ट बिफोर को लेगा। अगर ये दो कंसेप्ट हमें याद है तो क्वेश्चन को करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे चाहे और यूज़ कर दे, बट यूज़ कर ले, कंसेप्ट यही एंड वाला हम लगाएंगे। फिर चाहे वो एंड, तथा, या, लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी यूज़ कर रहा है तो हमें ये एंड वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन इन पर सॉल्व करते हैं और समझते हैं ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो रहे हैं क्वेश्चंस में, और करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए अरेंजमेंट का क्वेश्चन इसने सबसे पहले दे दिया है, सबसे पहला कि 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर। अब देखिए ये जो मैंने आपसे कहा था ना, इनवर्ड आउटवर्ड, तो सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, 6 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं। तो अगर 6 लोग हैं तो यानी कि 6 गर्ल्स हैं, 6 लोग हैं। चलिए ठीक है, सबका फेस कहाँ पर है, अंदर की तरफ है, मतलब सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ। बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ विजी। अब देखिए जब आपको कभी भी ऐसा ना पता चले कि कहाँ से स्टार्ट करें तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ विजी, तो बिंदु किसके लेफ्ट में है, विजी के। रेखा इज इन बिटवीन बिंदु एंड मुमताज, तो अब देखिए रेखा जो है वो बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो यानी कि मुमताज यहां आ सकती है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, हाँ सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेखा इज बिटवीन बिंदु एंड मुमताज, रेखा जो है वो बिंदु और मुमताज के बीच में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसा इज इन बिटवीन विजी एंड निर्मला, ठीक है, तो जैसा जो है वो विजी और निर्मला के बीच में, बिल्कुल ये देखिए सेट हो गया हमारा ये। अब हमसे क्वेश्चन यहाँ तो सिर्फ एक चीज का पूछा है, हमसे कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, बनाना कैसे है, तो आप किसी एक से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाए तो। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट इस पे बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले लाइन में भी बना सकते हैं, उसके बाद उसको यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, लाइन में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्किल फेसिंग टू द सेंटर, बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ विजी, तो मैंने कहा विजी यहाँ है और बिंदी जस्ट उसके लेफ्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा इज इन बिटवीन बिंदु एंड मुमताज, तो रेखा यहाँ पर है बिंदु और मुमताज के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा इज इन बिटवीन विजी एंड निर्मला, तो अगर जैसा यहाँ है तो निर्मला यहाँ होगी। तो ये हमारा जो है एक अरेंजमेंट बन गया। अब इसी अरेंजमेंट को आप इसमें सीधा सीधा लगा सकते हैं, जैसे आप देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हु इज टू दी लेफ्ट ऑफ मुमताज, मुमताज के बाएं पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले मुमताज यहाँ पर है। अब देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आपका फेस इधर है तो लेफ्ट ये राइट ये, या फिर आप लेफ्ट हैंड को अपना इस तरफ करिए, तो लेफ्ट हैंड जब आपका इस साइड है तो जो नेल वाला पार्ट है वो आपका लेफ्ट बताता है, तो लेफ्ट बताएगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट।
ठीक है, समझ रहे कि नहीं? आपको हमेशा लेफ्ट हैंड अपना यूज करना है। तो जब भी लेफ्ट ये इधर होगा तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, फेस आउट है अगर, तब कैसे देखेंगे? तब आपको अपना हाथ इस तरह रखना है। जब हाथ इस तरह रखेंगे तो लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ऊपर हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर की तरफ फेस है तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा और राइट नीचे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसका इन सबका फेस अंदर की तरफ था तो लेफ्ट हमारा ये हो जाएगा। तो मुमताज के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? निर्मला। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निर्मला। और भी कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे, लेकिन बेसिकली इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। चलिए एक रो बना लेते हैं और इतने सारे लोग एक रो में बैठे हैं, ठीक है। एस और जेड केंद्र में है। अब एस और जेड जो है वो सेंटर में है, तो सेंटर में रख देते हैं इन लोग को। ए और पी सिरे पर हैं, मतलब दोनों एंड पर हैं, मतलब ए यहाँ भी हो सकता है और पी यहाँ। अच्छा, एक केस और बन सकता है, आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ आ रही होगी कि मे बी ऐसा हो कि एस यहाँ हो, जेड यहाँ हो, पी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। समझते हैं आगे। आर ए के बाएं बैठा है। अब देखिए अब ये वाला अरेंजमेंट गलत हो गया, ऊपर वाला। क्यों गलत हो गया? ये केस 1 था, ये केस 2 था। समझते हैं क्यों गलत हो गया। आप ऐसे बिल्कुल बना के देख लें। अभी आप अगर सिर्फ एक लेके चलते तो यहाँ गलत हो जाता, फिर आप परेशान हो जाते। यहाँ समझिए, आर ए के बाएं बैठा है, तो अब भाई ए खुद ही कोने पे है, तो उसके बाएं कहाँ रखोगे? उसको नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए ये वाला केस तो मेरा गलत हो गया। अब इस वाले केस में समझते हैं, आर ए के बाएं पे बैठा है तो आर यहाँ आ जाएगा। आगे क्या है? पी के दाएं कौन है? तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पी के दाहिने पे कौन आएगा। टोटल कितने लोग थे? तो 6 लोग थे, और 4 1 5 बचा कौन? देख लेते हैं। यहाँ पे x बच गया है, तो x हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर x हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। वर्ड को समझना है बस। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये केसेस बनाने हमें आना चाहिए। जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बना लो। आपके दिमाग में ये चीज़ बस क्लिक करनी चाहिए कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल 2 केस बन सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि उसने ये बोला है कि कोनों पर बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ए बाएं है, पी दाहिने, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो हम 2 केस बना के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक लाइन में कितने लोग बैठे हैं? 3 3 6 7 7 लोग बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, एक लाइन बना लेते हैं। 7 लोग यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? पूर्व की ओर सबका मुंह है। सबका मुंह पूर्व की तरफ है। पूर्व का मतलब, अब यहाँ देखिए, तब इस तरह से अरेंजमेंट मत बनाइए, तब आप अरेंजमेंट आप इस तरह से बनाइए, ठीक है। सबका फेस पूर्व की तरफ है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सी डी के ठीक दाएं है। तो चलिए हम यहाँ रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ मान लूँ कि ये है सी, तो सी जो है, सबसे पहले किसको बनाना चाहिए था? यहाँ पे हमें, आप लोग ध्यान से देखिए, ये कॉमा लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें बनाना चाहिए था डी को। बना लिया डी को। और सी जो है वो डी के जस्ट दाहिने पे है। तो दाहिने का मतलब फिर वही चीज़ आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड को यहाँ रख लीजिए, फेस इस तरफ है, ठीक है, पूर्व की तरफ। तो क्या होगा इसका? राइट, दायां ये होगा नीचे। तो सी यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। बी अंतिम छोर पर है और उसकी पड़ोसी ई है। तो अब देखिए, अंतिम छोर क्या हो सकता है? अंतिम छोर ये भी हो सकता है और अंतिम छोर वो भी हो सकता है। तो दोनों को बना लेते हैं। यहाँ भी हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बी अंतिम छोर पर है और उसका पड़ोसी ई है। उसका पड़ोसी कौन है? ई है, यानी कि यहाँ आ सकता है ई, यहाँ आ सकता है ई। आगे देखते हैं। जी ई और एफ के बीच, जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, ठीक। ई और एफ के बीच में है जी, तो यहाँ पर आ सकता है एफ और यहाँ पे आ जाएगा जी। यहाँ पर आ सकता है एफ और यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। दक्षिण मतलब साउथ, तो डी जो है वो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है। तो अब देखिए, क्या यहाँ पर आप दक्षिण छोर से 1 2 3 तीसरे स्थान पर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये वाला अरेंजमेंट गलत हो गया। तो इस तरह से लेकिन लेके चलना है आपको, क्योंकि मे बी ये वाला सही होता तो फिर हम क्या करते, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता हमारा। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? डी जो है वो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है। तो यानी कि अगर मैं मान के चलूँ ये है छोर,
तो 1, 2 और तीसरे स्थान पर डी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है, सब बन गया। तो अब देखिए हमें कितने लोग यहाँ पे दिए हुए थे, 3 3 6 7 लोग दिए हुए थे, 1 2 3 6, बचा कौन, बच गया है ए बच गया, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो अब समझते हैं क्या बोला है इसने, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति कौन है। तो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति ए एंड बी है, बी यहाँ है, ए यहाँ है। तो कितना सिंपल ये है अगर आप ध्यान से देखें तो इन चीज़ों को, कि मतलब कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनको उसी तरीके से लगा देना है। तो अभी के लिए हमने 3 ही क्वेश्चंस रखे थे ताकि आपका बेस आपको समझ में आ जाए, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, आप चीज़ों को, कंसेप्ट को समझ लें। ठीक है, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। कई तरह के ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो क्वेश्चंस में ही डायरेक्ट लगते हैं। और यार वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि मे बी ऐसा कोई कंसेप्ट हो जो मैं लास्ट में यूज़ करूँ और आप उसको फिर मिस कर जाएं, तो फिर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, लाइक करें, और ये भी आपका अपना ही चैनल है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सी या, बाय बाय।